नमस्कार। आज जब देश राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में खुलकर बात करने लगा है, जब देश का हर नागरिक इस विषय में चिंतित है कि सीमा पर क्या हो रहा है, ऐसे विषय पर, ऐसे मौके पर अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रासंगिक होता है तो वो है सैम मानेकशॉ। भारतीय आर्मी का वो जवान जिसने अपने शौर्य से पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 1971 में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके नया देश बांग्लादेश बना दिया। आज भारतीय सैन्य व्यवस्था में सबसे ऊंचे पद तक, फील्ड मार्शल के पद तक पहुंचने वाले एकमात्र सैनिक सैम बहादुर का जन्मदिवस है। तो इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र शर्मा। आप जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ है। आपकी पुस्तक भारत के परमवीर भी लोगों के द्वारा काफी सराही गई है और साथ ही आप मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम संवाद में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लगातार थोड़े थोड़े समय पर अलग अलग विषयों पर अलग लोगों से बात करते रहेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार राघवेंद्र जी। नमस्कार सौरभ जी। तो हम बात करने वाले हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि ऐसा होता है जब कोई इसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात की जाती है तो उनके काम के बारे में, उनके शौर्य के बारे में तो काफी बातें होती हैं, मगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो कैसी थी सैम मानेकशॉ की निजी जिंदगी? निजी जिंदगी में क्या विचार थे उनके, कैसे व्यक्ति थे? सैम मानेकशॉ को देखेंगे तो जैसे वो अपनी प्रोफेशनल जीवन में देखते हैं, वैसे ही निजी जिंदगी में भी उनकी उतनी ही बेबाकी से वो उसको आगे बढ़ाते थे। बड़ा एक उनके वाक्य है कि वो, उनके पिताजी चूंकि एक डॉक्टर थे, इसलिए उनकी इच्छा भी डॉक्टर बनने की ही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि लंदन में जाकर मुझे डॉक्टरी करना है, और पिताजी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी तुम लंदन में जाकर के डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते हो, अभी थोड़ा इंतजार करो। तो मानेकशॉ ने तय कर लिया कि मानेकशॉ ने बोला कि अब मैं डॉक्टर नहीं, मैं आर्मी में जाऊंगा। और 3 जनवरी, उम्र क्या रही होगी 1914 को जन्मा वो बालक, और उसने तय कर लिया कि वो 1932 में उसने तय कर लिया कि मैं आर्मी जाऊँ। और वो आर्मी का जो देहरादून में क्वार्टर वहाँ उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, जिसको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और 32 में ज्वाइन करने के बाद 1934 में वो उससे निकल करके कमीशन ऑफिसर के रूप में देश को एक सैनिक मिला। तो आज के समय में क्या सैनिक हमेशा से भारत की एक मजबूत स्तंभ रहे हैं? हमारे लोकतंत्र की बात करें या राष्ट्रीय, हमेशा उन्होंने इसकी रक्षा की है, मगर आज का समय है जब बार बार सैनिकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है। सैनिक के द्वारा किए गए अभियानों के सबूत मांगे जा रहे हैं। राजनीति को इस स्तर तक ला दिया गया है कि प्रधानमंत्री की आलोचना के लिए, सरकार में बैठे लोगों की आलोचना के लिए सेना की भी आलोचना करने से परहेज नहीं है। अगर आज के समय पर ऐसे मौके पर सैम मानेकशॉ हमारे साथ होते तो वो क्या सोचते, उनके विचार क्या होते? मुझे लगता है सैम मानेकशॉ जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, हमारे पुराने इतिहास में देखते हैं तो हमारे अमात्य एक शब्द होता था, और वास्तव में राज्य की रक्षा का दायित्व उसके पास होता था, और वही राज्य के लिए बहुत कुछ, सब कुछ होता था। उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उन्होंने एक नहीं कईयों बार अपने शौर्य से, अपने रक्त से वो लिखा है जो भारत के इतिहास में अमिट अध्याय के रूप में है। और मुझे लगता है सैम मानेकशॉ आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक प्रासंगिक रहेंगे। उनकी वीरता की हर एक घटना देश के सैनिकों को आगे बढ़ाती रहती है। ये घटना बड़ा अच्छा वाक्य है मानेकशॉ के जीवन का। जब बर्मा में 1930 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होगी, उसका जब युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, और ऐसा बोलते हैं उनके पेट में 7 गोलियां लगी थी। वहां से उनको आर्मी हॉस्पिटल तक ले जाना ये भी कठिन काम था। ऐसा जब बीच में बड़ा ट्रांजिट करीब ऐसा बताते हैं कि 16 घंटे का समय उसमें निकल गया था, जिससे उनके शरीर का बहुत रक्त बह गया था, और डॉक्टर्स का और आर्मी के सब लोगों का ये मानना था कि इसको बचाया नहीं जा सकता है।
आर्मी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर उनको देखने के लिए आया तो उन्होंने भी बोला कि अब इसको बचाना तो असंभव है। फिर भी उनको बहुत रिक्वेस्ट की गई, एक सैनिक है और उस पर पूरा, तब वो बात करते करते में बीच बीच में मानिक साहब को होश आ जाता था और वो अनकॉन्शियस भी होते रहते थे, ऐसा चल रहा था। तो उन्होंने पूछा मानिक साहब से कि कैसी गोली लग गई। वो चाह रहे थे कि थोड़ी सी बातचीत हो तो इससे एक कॉमा में या इसमें ना जाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो वो बड़े मजाक अंदाज में बोलते हैं कि खच्चर ने लात मार दी है। बड़ा डॉक्टर भी बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा, फिर उसका उन्होंने तुरंत बोले कोई कुछ नहीं पूछना और इलाज शुरू कर दिया। तो मानिक साहब इतने कठिन समय में भी कभी भी निराश नहीं होते थे। और मुझे लगता है कि जिंदा दिली अगर सीखना है, वो एक ही बात बोलते थे कि अगर कोई सैनिक ये बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वो गलत बोलता है, या तो वो गलत बोलता है या वो गोरखा है। क्या गोरखा सैनिकों के लिए वो गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख रहे वो जी। लेकिन जो मेरा सवाल था कि आज जो विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है, सेना के विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, इस विषय में क्या सोचना होता सैम मानिक शॉ? मैं कहूं 70 साल में जिन्होंने देश को चलाया है उनको हमेशा अच्छी शक्तियों से डर लगता रहा। मुझे एक वाक्य याद आता है इंदिरा गांधी के समय का, जब मानिक शॉ ने बांग्लादेश का इतना बड़ा युद्ध को जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो इस दुनिया के अंदर एक बड़े हीरो के रूप में वो उभर के सामने आए लोगों के सामने। उसी समय में इंदिरा गांधी को बड़ा डर सताने लगा था कि ऐसा ना हो सेना हमारा तख्ता पलट कर दे। तो उनकी चर्चाएं थी, उन्हें मानिक शॉ को बुलाया और बोला कि मुझे लगता है कि आप एक बड़ा अच्छा शब्द है कि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मानिक शॉ बोलते हैं कि आपको मेरी काबिलियत पर शक है क्या, मैं नहीं कर सकता। तो इंदिरा जी एकदम शक पका गई और उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, करोगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं, मैं एक सैनिक और सैनिक की तरह देश के लिए करता हूँ। मुझे लगता है कि उनको भी सत्ता का डर सताता था और आज भी जो लोग सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं, या मैं कहूँ जिन्होंने ऐसा एक अधम कार्य किया है, वो भी सत्ता की भूख है। हमारी सेना आज से नहीं, इस हिंदुस्तानी परंपरा और संस्कारों में सेना सेना का काम करती है, वह राष्ट्र और भारत माता की रक्षा के लिए होती है। और आज भी अगर हम सुरक्षित हैं या देश आज इतनी ताकत से खड़ा है, उसका बड़ा कारण यही है कि हमारी सेना अपने राष्ट्र के लिए समर्पित सेना है। ये जो घटना बताई आपने 7 गोलियां लगने की, इससे जुड़ा एक और किस्सा मुझे भी याद आता है कि एक बार 1971 के युद्ध के बाद की बात है, सैम मानिक शॉ मिलने गए उन लोगों से, और सैनिकों से जो भर्ती थे अस्पतालों में। तो उनमें एक सैनिक था, 3 गोलियां लगी थी, बहुत बुरी हालत थी, चेहरे पे गोली लगी थी, बिस्तर पे पड़े हुए। सैम चल गए उनके पास, उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, 3 गोलियां लगी। घबराऊंगा, मुझे 7 गोलियां लगी थी तुम्हारी उम्र में, अब मैं फील्ड में आता। तो ये जिंदा दिली बात। मगर आज के समय में भारत में सैनिकों को लेकर राजनीति, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष बार बार भाजपा पर, सरकार पर यह आरोप लगाती है कि सैनिकों की बहादुरी का सैन्य अभियानों पे राजनीति की जा रही है, और इसके बदले में भाजपा कांग्रेस से कहती है कि आपने हमेशा यही किया है। 1971 के युद्ध के बाद भी सेना के वीरता पर, सेना के शौर्य पे बहुत राजनीति की गई थी। इस विषय में आपका क्या मत है? देखिए, इसकी 2 चीजें होती हैं। ये बात सही है कि युद्ध सेना ही लड़ती है, सेना ही युद्ध को जीतती है, लेकिन उस समय का तात्कालिक जो नेतृत्व होता है, उसने किस तरह का निर्णय लिया, यह भी आवश्यक है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उस पर राजनीति होना चाहिए, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को अपने सैनिकों का इतिहास और शौर्य बताना अति आवश्यक है। जो राष्ट्र, जो समाज अपनी वीरता की, अपने शौर्यता की बातें अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बता पाते हैं, वो वास्तव में इतिहास से ना सीखने वाले राष्ट्र समाप्त होने की तरफ जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे सैनिकों की वीर गाथाएं और सारे हमारे समाज को पता होना चाहिए। मैं एक दिन पढ़ रहा था, एक किसी बड़े राजनेता ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बोला हमारे आर्मी के चीफ को कि वो तो सड़क का गुंडा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि ऐसे सैनिकों के लिए जो अपनी जान हथेली पर रख करके केवल इसलिए वहां खड़े होते हैं कि मेरा आज खत्म हो जाए क्योंकि मेरा देश का कल बचा रहे। मुझे लगा मेरा जैसा आदमी क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। तो मेरे मन में गुस्सा आया, मैंने एक कागज उठाया, एक कलम उठाई और भारत के अभी तक इतने परमवीर चक्र विजेता हैं उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का काम शुरू कर दिया। और मेरा प्रयास होगा कि मानिक शॉ,
ऐसे अनेक वीरों के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले। आज का दिन हम अधिकांश बच्चों से पूछ लें तो लोगों को नहीं मालूम। भारत के इतिहास का नहीं, दुनिया के इतिहास का वो अध्याय है, और वो अध्याय लिखने वाला एक महामनीषी, महामानव आज के दिन जन्मा था। और एक सामान्य से परिवार में, पिताजी डॉक्टर थे, पारसियन परिवार है, और उस परिवार से निकला हुआ एक बालक जिसने दुनिया के इतिहास को इतनी बड़ी उपलब्धि दी है और भारत के सम्मान को इतना बड़ा बढ़ाया है। मैं कहूं कि जब जनरल जैकब को उन्होंने बोला कि आपको ढाका में जाना है और पाकिस्तानी सेना से समर्पण करवाना है, पाकिस्तानी सेना को नहीं मालूम हमें समर्पण करना है, लेकिन उनका इतना आत्मविश्वास था, आप जाइए समर्पण की बात कीजिए, उसको बोलना समर्पण करना पड़ेगा। जब उन्होंने जनरल जैकब ने नियाजी को बोला कि आपको समर्पण करना है, तो बोलता है पागल हो गए, हम समर्पण क्यों करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, आपको समर्पण करना ही पड़ेगा, वरना हम। और जो बोलते बोलते में जनरल जैकब सोच रहे थे अगर इसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक छोटी सी रिवॉल्वर है और इसकी चारों तरफ से इसकी सेना में घिरा हुआ हूं। लेकिन मानिक शाह की नीति थी, मानिक शाह का वो हौसला था, मानिक शाह की वो कल्पना थी, और मैं कहूं कि उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि उन्होंने उस युद्ध को, जिसमें हमारे पास केवल 3000 सैनिक वहां लड़ने के लिए खड़े थे और पाकिस्तान के 26,000 सैनिकों से हम घिरे हुए थे, उन 3000 सैनिकों ने भी 26,000 सैनिकों को अपनी युद्ध नीति से हरा दिया, मानिक शाह की युद्ध नीति से हरा करके, और इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण हमारे सामने हुआ। जब हम सैम मैनिक शॉ की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो उनके आखिरी पलों के बारे में जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब वो सैन्य अस्पताल में भर्ती थे, जब लीवर की बीमारी के कारण उनकी मौत हुई, उनकी उस आखिरी समय को लेके बहुत सारी बातें चलती हैं, इस विषय में कुछ? आखिरी समय के बारे में बात बिल्कुल सही है, काफ़ी चर्चाएं होती हैं, और सबसे बड़ा मैं कहूँ, लेकिन वो आखिरी समय को भी बड़े जिंदा दिली से जिया उन्होंने। और मुझे दुख होता है कि तात्कालीन सरकारों ने जो उनको करना चाहिए था नहीं किया है। जब मानिक शाह रिटायर्ड हो रहे थे, चूंकि एक बड़ी बात होती है कि जो फील्ड मार्शल होता है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा सेना की वर्दी में रहता है, उसको सेना की वो सारी सुविधाएं, वो सारे प्रोटोकॉल मिलता है, लॉन्ग लाइफ आजीवन मिलता है। और मानिक शाह जब हॉस्पिटल में थे उस समय शेखर दत्त डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, कलाम साहब, मुझे लगता है उस समय कलाम साहब ने उनका बोला, और वो गए तो अभी तक का उनका जो 72 से लेकर के 2008 तक का उनका जो रियम्बर्समेंट होता होगा वो लेकर के एक चेक लेकर के बोर्ड के पास गए। मतलब 72 से लेके इस दौरान तक उनको नहीं मिला, वो जो उनका अधिकार था वो नहीं मिला। जब वो पूरा बना करके ले गए तो कभी 1 करोड़ रुपए से अधिक होता था। 1 करोड़ रुपए आखिरी समय है जब वो अस्पताल में और मौत से लड़ रहे हैं वो व्यक्ति, और मैं कहूँ मौत उनसे लड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसा व्यक्ति कभी मौत से नहीं लड़ता, मौत उनसे लड़ने का प्रयास करती है। और उस समय जब उनके सामने वो चेक दिया तो वहां भी उन्होंने बड़े हंसते हुए मजाक के अंदाज में बोला कि बाउंस तो नहीं आएगा। तो देश का डिफेंस सेक्रेटरी चेक लेकर के खड़ा है और उन्होंने बोला ये कहीं बाउंस तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो ऐसा जिंदा दिल इंसान था, हर एक व्यक्ति उसे प्रेरणा लेता रहेगा। उनको पद्म भूषण मिला, और पद्म भूषण में कहूँ कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और वास्तव में एक ही बात कहूँगा कि बड़ी देर से उनको दिया गया, ये और जल्दी किया जा पहले था। और वो तो एक ऐसा हीरा, ऐसा रत्न है भारत का कि जिसके उनके बारे में पढ़े उसके जीवन को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और 2008 में वो इस दुनिया से उन्हें दुनिया को अलविदा बोला है। लेकिन मानिक शाह का कर्तव्य, मानिक शाह का व्यक्तित्व और मानिक शाह का जीवन हमेशा हमेशा हर एक आर्मी के लिए, हर एक सिविलियन के लिए और हर एक देश के लिए प्रेरणादायी रहेगा। भारत का वो वीर जो 7 गोलियां खाने के बाद भी मुस्कुराता रहा, उसके बारे में उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, उनसे जितनी ज्यादा प्रेरणा ली जाए वो कम है। यह व्यक्ति संपूर्ण भारत के लिए एक ऐसा चरित्र है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राघवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और इस विषय पे आपने इतनी सारी बातें हमसे बोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे विषय पर आपने चर्चा की। और हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा पहला एपिसोड है संवाद का, मगर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आगे भी हम इस तरह के इंटरव्यू के छोटे छोटे आपसे लेते आते रहेंगे, महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करते रहेंगे। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए,
संवाद.in पर आकर आप हमारे आलेख भी पढ़ सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।